नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का, जिसमें आज कई अहम खबरों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को लेकर उनकी तकदीर और तस्वीर बदलने वाली खबर की, क्योंकि मोदी सरकार महिला कल्याण के लिए 30% बजट बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार इस साल के आखिर तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में संशोधन कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को पुरानी स्कीम जैसे लाभ मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। देश से चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन 31 अक्टूबर 2023 के बाद भी जारी रहेगा। इसमें रॉ शुगर, रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर और ऑर्गेनिक शुगर भी शामिल है, जिससे आपकी चीनी में फिर से मिठास लौट सकेगी। इधर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद शशि थरूर 24 घंटे में अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं। कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताने वाले शशि ने सफाई देते हुए कहा कि एक निजी कार्यक्रम में मैंने टिप्पणी की थी जो एक औपचारिक नहीं थी और उसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा आपको दुनिया में फैलते हुए सनातन की एक भव्य तस्वीर भी दिखाएंगे। अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में स्वामी नारायण मंदिर को बेहद विराट और विहंगम रूप दिया गया है, वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। लेकिन आइए वंदे भारत की शुरुआत करते हैं मोदी सरकार के उस बड़े फैसले की, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी, क्योंकि मोदी सरकार का फोकस महिलाओं के विकास पर है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी आंकड़े इस कहानी को बयां करते हैं। महिलाओं के लिए पिछली सरकारों से ज्यादा बजट मोदी सरकार 2014 से दे रही है और इसमें बढ़ोतरी भी कर रही है। अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में महिलाओं के लिए मोदी सरकार के पिटारे में क्या कुछ खास है जिसका ऐलान होगा, ये रिपोर्ट आप देखिए। महिला सशक्तिकरण के पथ पर मोदी सरकार। 2014 से हर साल बजट बढ़ा रही लगातार। मोदी सरकार का प्लान महिलाओं का होगा कल्याण। नरेंद्र मोदी ने जब से केंद्र की कमान संभाली है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही है। जॉब करने वाली महिला हो या फिर घर संभालने वाली महिला, मोदी सरकार के बजट में हर बार महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल होता है, जिससे महिला आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार के संघर्ष का अब नतीजा ये निकला है कि मैदान कोई भी हो, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी फील्ड हो, महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। अब बात करें 2014 से पहले यानी मोदी सरकार के पहले की, तो 2013 से 14 के बजट अनुमान में 1 लाख करोड़ से कम थी रकम। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से 2014 में सरकार बनने के साथ ही महिलाओं की बराबर भागीदारी को कर रही है सुनिश्चित। महिलाओं का कल्याण, पीएम मोदी का शानदार प्लान। 2024-25 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला कल्याण के लिए बजट 30% सरकार बढ़ाएगी। महिलाओं के विकास के लिए बजट धीरे धीरे सरकार बढ़ाएगी। हर साल कम से कम 30% सरकार बजट में बढ़ावा करेगी। महिलाओं के लिए बजट राशि पहुंची 2.23 लाख करोड़। फिर महिला कल्याण के लिए बजट पर हो रहा विचार। 2023-24 के बजट को लेकर मोदी सरकार ढांचा तैयार कर रही है। इसको लेकर युद्ध स्तर पर 10 अक्टूबर से बैठकों के बीच मंथन हो रहा है और ये 14 नवंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि महिलाओं के विकास के लिए मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर हर मंच से लोगों को जागरूक किया। महिलाओं के लिए जो अब तक किसी सरकार ने नहीं किया, वो भी मोदी सरकार ने कर दिखाया। सरकार ने महिलाओं के लिए राज्यसभा और लोकसभा में नारी बंधन अधिनियम बिल को पास करवाकर कानून बनवा दिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मोदी सरकार के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट कैसा हो सकता है, जिससे शहरी ग्रामीण महिलाओं का विकास हो सके।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 54,487 करोड़। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना 2,027 करोड़। विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम 131 करोड़। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं 4,031 करोड़। कृष्णा उन्नति योजना 2,120 करोड़। समग्र शिक्षा 11,236 करोड़। पीएम पोषण योजना 5800 करोड़। उच्च शिक्षा योजना 14,625 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2,280 करोड़। मनरेगा के लिए 25,000 करोड़। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलग अलग कार्यक्रमों के लिए 16,025 करोड़। महिलाओं के विकास के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम वाकई काबिले तारीफ हैं। महिलाएं कैसे बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, ये मोदी सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है। आज भारत की महिलाओं का डंका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बजता है। यही है असली भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ लोगों के भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में अब तक कई ऐसी पेंशन योजनाएं लॉन्च की जिसके जरिए लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार इस साल के आखिर तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में संशोधन कर सकती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनकी अंतिम सैलरी का कम से कम 40 से 45% मिले। इसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने की थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। अब आपको इसके साथ साथ ये भी बता देते हैं कि आखिर मोदी सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में किस तरीके के बदलाव कर सकती है और उससे पेंशनर्स को आखिर फायदा क्या होगा। बदलाव क्या क्या हो सकते हैं ये भी आप समझिए। संशोधित पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी। सरकार कर्मचारी के अंतिम सैलरी का न्यूनतम 40% देने के सिस्टम पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। मतलब अगर भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। फिलहाल कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच रिटर्न पाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पेंशन का मुद्दा एक लंबे समय से चल रहा है और कई गैर बीजेपी शासित प्रदेश पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशनर्स को रिटायरमेंट के वक्त वेतन का 50% मासिक लाभ देता है। हर महीने का प्रॉफिट मिलता है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ साथ विपक्षी दलों की सरकारें पुरानी पेंशन प्रणाली पर लौट आई हैं और ऐसे में देश के अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है कि राज्य सरकारें कर्ज के बोझ में दब सकती हैं। एसबीआई के समूह मुख्य सलाहकार, उनके एडवाइजर का यह कहना है कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय तौर से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ता जा रहा है, यानी कि राज्य सरकारें अंडर डेब्ट जा रही हैं और यही वजह है कि एनपीएस और ओपीएस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 2004 में शुरू की गई एनपीएस ओपीएस के विपरीत गारंटीशुदा आधार राशि के बगैर बाजार लिंक्ड मॉडल पर काम करती है, जिसमें कर्मचारी योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एनपीएस को लेकर भी विवाद है। आखिर ये विवाद क्यों है? क्योंकि एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी का 10% योगदान होता है और सरकार 14% का योगदान देती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता है। एनपीएस पेंशनर्स को रिटायरमेंट के वक्त उस कोष का 60% टैक्स फ्री और 40% हिस्सा कर भुगतान के योग्य होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि एनपीएस के आखिर फायदे क्या हैं, इसका लाभ क्या है। एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% विड्रॉ कर सकते हैं। जो बची हुई 40% की राशि है वो पेंशन योजना में चली जाती है। जमा पैसे में टैक्स में छूट दी जाती है, यानी कि एनपीएस में आपको टैक्स में छूट मिलती है और ये एक बड़ा फैसला इसी के साथ लेने की तैयारी हो रही है।
अगली खबर का रुख करेंगे क्योंकि त्योहारी सीजन आने वाला है, ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट के बैन को कंटिन्यू किया है, इसको जारी रख रही है ताकि चीनी के दामों में बढ़ोतरी ना हो सके और सरकार उसको अंडर कंट्रोल रख सके। इसके साथ चीनी की मिठास भी बनी रहे। भारत ने क्योंकि पिछले साल अनकंट्रोल्ड एक्सपोर्ट को रोकने और उचित रेट पर अवेलेबिलिटी के लिए चीनी को 31 अक्टूबर 2023 तक एक्सपोर्ट बैन की कैटेगरी में रखा था। दरअसल चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशानी बढ़ रही थी और इसके बाद यह फैसला लिया गया। क्योंकि चीनी की मिठास बाकी रहे, इसको लेकर तैयारी किया है केंद्र सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट के बैन को कंटिन्यू किया है और 31 अक्टूबर के बाद भी जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक ये बैन कंटिन्यू रहेगा। 31 अक्टूबर 2023 तक बैन था चीनी का एक्सपोर्ट और इसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया। नया प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को दी जाने वाली चीनी पर लागू नहीं रहेगा, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने ये बताया कि ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतें 13 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर जा पहुंची हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और थाईलैंड में अल नीनो के चलते, यानी कि अल नीनो इफेक्ट था, उसके चलते गन्ने की फसल प्रभावित हुई थी और इसका असर चीनी की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। बैन वाली श्रेणी के तहत किसी भी निर्यातक को चीनी निर्यात करने के लिए सरकार से लाइसेंस या फिर अनुमति लेने की जरूरत होती है और सरकार पूरे देश में चीनी की स्थिति की निगरानी भी रखती है। इसमें चीनी उत्पादन, उपभोग, निर्यात, थोक और खुदरा बाजारों में मूल्य रुझान भी शामिल है, यानी कि उसकी कॉस्ट पर मॉनिटरिंग की जाती है। सरकार के इस कदम में त्योहारों में आपकी थाली की मिठास कम नहीं होगी, ये तैयारी कर ली गई है। जाहिर है कि एक्सपोर्ट बैन की लिस्ट है, जैसे कि ऑर्गेनिक शुगर का एक्सपोर्ट बैन है, जो रॉ शुगर है, व्हाइट शुगर है, इसका भी एक्सपोर्ट बैन है, रिफाइंड शुगर का भी एक्सपोर्ट बैन है। ये तैयारी कर ली गई है ताकि चीनी की मिठास बनी रहे और उसकी जो कीमतें हैं वो भी कंट्रोल में रहें। अब अगली खबर है कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर को लेकर, जो कि 24 घंटे के भीतर अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं। कल शशि थरूर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते रहे और उस पर अपनी मोहर लगा दी थी उन्होंने। सोमवार को तिरुवनंतपुरम में एक टेक कंपनी के नए कार्यालय का उद्घाटन करते वक्त शशि थरूर से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने की संभावनाओं के बारे में सवाल पूछा गया था। इसी सवाल के जवाब में थरूर ने कहा था कि कांग्रेस परिवार से चलने वाली पार्टी है, लेकिन इस पर जब विवाद बढ़ा तो शशि थरूर ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। अब शशि थरूर कह रहे हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस की ताकत है। शशि थरूर की क्या सफाई आई है? वो ये कहते हैं कि मैंने एक निजी कार्यक्रम में टिप्पणी की थी जो कि एक औपचारिक टिप्पणी नहीं थी और उसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैंने ये बार बार कहा है कि नेहरू गांधी परिवार का डीएनए कांग्रेस पार्टी के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार ही पार्टी की ताकत है, ये शशि थरूर ने कहा था। दरअसल सोमवार को तिरुवनंतपुरम में एक टेक कंपनी के नए कार्यालय का उद्घाटन करते समय थरूर से ये सवाल पूछा गया 2024 को लेकर और वहां लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी से प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन होंगे, यानी कि चेहरा कौन होगा, और इसी पर उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी में से कोई भी कांग्रेस से पीएम बन सकता है, ये शशि थरूर ने कहा। विपक्षी गठबंधन अगर आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करता है और सत्ता में आता है तो सभी विपक्षी नेताओं को फिर एक साथ और एक मंच पर आना होगा। सर्वसम्मति से किसी एक नेता को पीएम चुनना होगा। कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुमान है कि या तो खड़गे, जो कि भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे, या फिर राहुल गांधी, क्योंकि कई मायनों में ये एक परिवार संचालित पार्टी है। भारत के लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था यह है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रथम व्यक्ति होता है, उसके साथ मंत्रियों पर भी अपने काम के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी मुझे विश्वास है कि मैं उसको लेकर काम कर सकता हूं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के परिणाम वास्तव में आश्चर्यजनक हो सकते हैं। जनता बीजेपी को हटाकर विपक्षी गठबंधन को मौका दे सकती है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ये शशि थरूर का बयान है जिसका वर्बेटम अभी आपने
मुझसे सुना है। तो ये है शशि थरूर का स्टेटमेंट और उस पर लिया गया उनका यू टर्न, जिसको लेकर विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है, कम से कम ऐसी संभावना नजर आ रही है। अब अगली खबर इसी से जुड़ी है, अमेरिका आपको लिए चलेंगे, क्योंकि अमेरिका के न्यू जर्सी में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। स्वामी नारायण मंदिर को बेहद विराट और विहंगम रूप दिया गया है। न्यू जर्सी के अक्षरधाम मंदिर प्रांगण में भारत की संस्कृति, कला और आध्यात्म की अनूठी झलक देखने को मिलती है। ये मंदिर भारत के बाहर आधुनिक युग में बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। अमेरिका में खुला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। 12 साल में बनकर तैयार हुआ है मंदिर। एक 185 एकड़ में बना भव्य अक्षरधाम मंदिर। करीब 12,500 लोगों ने किया श्रमदान। भारतीय संस्कृति को दर्शाता है मंदिर। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका 8 अक्टूबर को उद्घाटन भी कर दिया गया है। मंदिर न्यूयॉर्क से 60 किलोमीटर दक्षिण में है, जबकि वॉशिंगटन डीसी से 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये मंदिर 191 फीट ऊंचा है और इस मंदिर में 10,000 मूर्तियों को लगाया गया है। मंदिर स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है। इस मंदिर को बनाने में 12 साल का समय लग गया। मंदिर का निर्माण कार्य साल 2011 में शुरू हुआ था, जिसके बाद साल 2023 में जाकर ये पूरा हुआ है। मंदिर को बनाने में 12,500 वॉलंटियरों ने मेहनत की है, जिस